हेलो फ्रेंड, क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लास की सीरीज में आज हम पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर 5 राइटिंग स्किल्स जिसमें हम देखेंगे सेंटेंस के बारे में। आज की इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस and some other types of sentence that we all have spoken our daily life. Clear? So in this session I requested you all to my dear friends listen and watch this video very carefully because the sentence is very popular and very important roles to play roles in our daily life to improve your communication skills in everywhere. Whenever you be a join any party and meet any such stranger, in that case you need to improve your sentence skills to communicate to other person from everywhere. मतलब कि सेंटेंस हमारी रोज़ाना की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पूरा सेंटेंस हमें बोलना पड़ता है। खासकर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम अपने सेंटेंस को कैसे दूसरे के सामने एक्सप्रेस करें। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे सुधार सकते हैं। भाई, राइटिंग स्किल्स यानी कि लिखने की कला राइटिंग स्किल कहलाती है। इसके पिछले वीडियो में हमने राइटिंग स्किल्स का पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि राइटिंग स्किल्स में जो सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या रोल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम सेंटेंस यानी कि जो पार्ट ऑफ स्पीच मिलकर के सेंटेंस बनाते हैं वो कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, किस सेंटेंस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो लेक्चर from part of sentence. We know that sentence is a group of words that make sense. हम पहले ही जानते हैं, पहले से पढ़ा है आप लोगों ने, इंग्लिश क्लासेस में खूब अच्छे से पढ़ा होगा सेंटेंस के बारे में कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिससे कोई सेंस निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। मेनली इट हैज़ 3 पार्ट्स। जो टोटल सेंटेंस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 3 अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। यानी 3 चीज़ें उसमें अवेलेबल रहती हैं जब कोई सेंटेंस हमारे पास होता है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता या करने वाला। ये क्या होता है? दिस अ पर्सन और थिंग्स दैट परफॉर्म एन एक्शन। मीन्स सब्जेक्ट सिंपली अ पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस दैट्स परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। मतलब सब्जेक्ट एक ऐसा पर्सन या वस्तु होती है सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस में कुछ काम तो हो रहा होता है, कुछ तो कहा जा रहा होता है, कहने वाला, करने वाला, ये जो भी एक्शन उसमें परफॉर्म हो रहा है वो एक्शन को जो करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है हमारा वर्ब। इट डिस्क्राइब एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा उसको डिस्क्राइब करेगा, ये बताएगा कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कौन से एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ये वर्ब डिस्क्राइब करता है। वर्ब से पता चलता है कि सब्जेक्ट को क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा थर्ड, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज ऑल्सो अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब। अब यहां देखने वाली बात है कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन परफॉर्म किया, कौन सा एक्शन परफॉर्म किया, किससे पता चलेगा? वर्ब से। वर्ब बताएगी कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन परफॉर्म किया है।
ऑब्जेक्ट वर्ब को बताएगा कि वर्ब जो एक्शन को रिसीव डिस्क्राइब कर रही है वो किस एक्शन को मतलब डिस्क्राइब कर रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव करती है, यानी कि वर्ब बताती है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट बताता है कि वर्ब क्या काम कर रही है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल दैट दीज थ्री पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। लेट्स सी the example to understand about these three parts and their roles. Here we take a sentence like Divya reads a book. In this sentence, we see that Divya is a subject, reads considered as verb, and a book as an object. Why Divya is subject? अगर हम इसको हिंदी में अगर इसका सेंस निकालें, दिव्या रीड्स बुक, दिव्या किताब पढ़ती है, दिव्या किताब पढ़ती है। भाई किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? दिव्या कर रही है। तो दिव्या कौन हो गया? सब्जेक्ट। दिव्या क्या काम कर रही है? रीड करने का काम कर रही है। तो वर्ब क्या हो गया? रीड। लेकिन क्या पढ़ा जा रहा है? बुक पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? बुक पढ़ा जा रहा है। किसको रीड किया जा रहा है? बुक को रीड किया जा रहा है। यानी कि वर्ब का एक्शन क्या है? रीड करना। और क्या रीड करना? बुक को रीड करना। तो वर्ब जो ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के एक्शन को डिस्क्राइब करता है, वर्ब को पूरा करता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। अब इतने यहाँ पर ये बोला जाता है दिव्या रीड्स, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता। दिव्या पढ़ती है, क्या पढ़ती है? विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट हो जाता। इस स्ट्रक्चर में वो थोड़ा समझ लेते हैं हम कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये वर्ब क्या होती है ये भी आपको पता है, क्रिया। लेकिन ये दो तरह की वर्ब हमारे पास होती हैं। फर्स्ट वन मेन वर्ब, सेकंड वन बी वर्ब या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन कौन सी है? सिंपली जैसे यहाँ पर रीड लिया है, ये आपकी मेन वर्ब है, और रन मेन वर्ब होती है, सिंग मेन वर्ब होती है, और जैसे डायरेक्टली जो वर्ब हम यूज़ करते हैं वो सारी क्या होती है? मेन वर्ब में चली जाती हैं। अब बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारी क्या होती है? वी वर्ब हो जाती है। तो दो तरह की हमारे पास वर्ब होती हैं, मेन वर्ब या बी वर्ब। इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एनी बी वर्ब्स आर देयर। इस सेंटेंस में कोई भी बी वर्ब हमने नहीं यूज़ की है। ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस किस तरह का यूज़ करें, जरूरी नहीं कि आप बी वर्ब यूज़ करें या ना करें। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ चुका कि जो वर्ब का जो एक्शन है उसको जो है वो डिस्क्राइब करेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। Directly object is directly acted by verbs. It is find simply a question like what. यानी कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्टली एक्ट करता है वर्ब पर, वर्ब के द्वारा सीधे सीधे जिसका इम्पैक्ट, वर्ब का इम्पैक्ट सीधे सीधे जिस पर पड़े वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है? यानी कि वर्ब का इंपैक्ट सीधे सीधे जिस पर पड़े वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस में कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? सिंपली आप एक क्वेश्चन कीजिए व्हाट लगा करके, जिसको हम आगे एक एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वर्ब का जो सीधे सीधे इंपैक्ट जिस पर पड़ेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का सीधे सीधे इंपैक्ट ना पड़ करके इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर? बट हाउ आइडेंटिफाई इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? बाय सिंपली आस्किंग अ क्वेश्चन लाइक फॉर होम एंड टू होम। फॉर होम या टू होम लगा करके आप इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। So students, let's see the example to understand direct and indirect object in the sentence. How identify direct and indirect sentence object in the sentence. Okay.
here we take an example. Abdul gave a gift to his mother. Abdul gave a gift to his mother. अब देखिए सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं. पहला ऑब्जेक्ट है आपका गिफ्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है. दूसरा ऑब्जेक्ट क्या, मदर, ये भी ऑब्जेक्ट है. लेकिन डिपेंड करता, अब समझना ये है कि गिफ्ट और मदर में से कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है. तो हम सीधे, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख रखा सीधे सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा, लेकिन हमें कैसे पता करना है. हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाना था कि हम वाट लगा करके पता कर ले, तो हम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा. और 4 होम और 2 होम लगा करके क्वेश्चन करें तो आपको पता चल जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, वाट अब्दुल गेव, वाट अब्दुल गेव, अब्दुल ने क्या दिया. तो आंसर क्या मिला, गिफ्ट. क्या मिला, गिफ्ट. तो अब्दुल का जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, सब्जेक्ट का कहें या वर्ब का कहें, सब्जेक्ट का सीधे सीधे इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, गिफ्ट पर पड़ रहा है. तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. और दूसरा आप वाट लगा कर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर में आपका गिफ्ट ही मिल रहा है. वाट गेव अब्दुल, तो अब्दुल क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है. तो आपका गिफ्ट जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अब देखते हैं मदर. इसके लिए हम लगाते हैं अब्दुल गेव गिफ्ट फॉर होम, यानी कि अब्दुल गिफ्ट किसको दे रहा है, अब्दुल ने गिफ्ट किसको दिया, अब्दुल ने गिफ्ट मदर को दिया. तो यहां पर जो है देने का इंपैक्ट पड़ तो रहा है, लेकिन यहां पे गिफ्ट इसके पहले ही आ रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है गिफ्ट. तो सीधे सीधे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है. इसलिए आपका मदर जो है इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट होगा. ओके स्टूडेंट, तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं और आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. तो इसको आप नोट कर लेंगे. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. एग्जांपल है, संजय bought वेजिटेबल. ठीक है, संजय बॉट वेजिटेबल. आपको बताना है इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना. आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए इसमें से 2 ऑब्जेक्ट हैं या एक है, कौन सा है. जितने भी ऑब्जेक्ट है इसमें उसको बताना है आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. ओके, नाउ अब हम आगे देखेंगे कि हम केवल जो है सेंटेंस जो हमने अभी पढ़े हैं, केवल इन्हीं सेंटेंस को हम नहीं पढ़ते. अब हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव सेंटेंस. हम कभी कभी सीधे सीधे कुछ इस तरह के सेंटेंस हम बोल देते हैं जो एक्टिव और पैसिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो एक्टिव हैं या पैसिव हैं. तो राइटिंग स्किल्स के सेंटेंस पार्ट में हम एक्टिव और पैसिव सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं. ये भी ज़रूरी है. इसमें एक्टिव जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, द सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन. जहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन करता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है, तो वो एक्टिव सेंटेंस हो जाता है. जैसे आपका एक्टिव सेंटेंस की अगर बात करें, जितने भी सेंटेंस होते हैं, सीधे सीधे जो सेंटेंस होते हैं सारे एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. आपने इंग्लिश क्लासेज में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे. तो जनरली हम कहें तो सिंपली जो सेंटेंस हम लिखते हैं, बनाते हैं, वो जनरल जो होता है, जनरल फॉर्म में क्या होता है, वो एक्टिव होता है. क्लियर. जैसे संजय ब्रोक द ग्लास, इसमें संजय सब्जेक्ट है, एक्शन क्या है, ब्रोक है. तो इसमें सब्जेक्ट सीधे सीधे एक्शन कर रहा है, तो इस तरह से के सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस कहलाएंगे. नेक्स्ट है आपका पैसिव सेंटेंस. पैसिव सेंटेंस क्या होता है, जहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को एज ए ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्शन रिसीव करने का काम किसका होता है, ऑब्जेक्ट का. लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह कौन काम करता है, सब्जेक्ट. या सिंपली हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है. वो गलत है. कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता. लेकिन चेंजेस क्या होता है, फिर चेंजेस ये होता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट केस में वो चेंज कर दिया जाता है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट केस में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट केस में बदल दिया जाता है. कभी भी
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, केवल उसका केस चेंज होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम होता है एक्शन को रिसीव करना, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का केस चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस बन जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सेम एग्जांपल में यहाँ पर ले रहा हूँ एक्टिव वॉइस का, इसका मैंने पैसिव वॉइस बना दिया है। पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, यानी ग्लास संजय द्वारा तोड़ा गया। क्लियर। तो इसमें देखिए द ग्लास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, यहां पर क्या था, द ग्लास ऑब्जेक्ट, यहां भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तोड़ा तो इंपैक्ट तो संजय का अब भी ग्लास पे पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसे, सब्जेक्ट कैसे बन जाएगा भाई। जिस पर इंपैक्ट पड़ता है सब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट ही होता है, वो कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट ही है, बट रिसीव्स एक्शन एज ए सब्जेक्ट। लेकिन ये जो एक्शन रिसीव कर रहा है एक सब्जेक्ट की तरह रिसीव कर रहा है, इसलिए हम जनरल लैंग्वेज में कह देते हैं, जनरली कह देते हैं बहुत से लोग कि भाई ये ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन गया। क्लियर। नेक्स्ट है ब्रोकन, ये एक्शन है। अब देखिए संजय, संजय यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे कहेंगे ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ अभी भी ये सब्जेक्ट है, बट डज एक्शन एज ए ऑब्जेक्ट केस। लेकिन यहाँ पर जो एक्शन का परफॉर्म कर रहा है ये ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है, लेकिन अभी भी ये सब्जेक्ट ही है। क्लियर। नाउ अ क्वेश्चन अराइज इन माइंड, हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव सेंटेंसेस एंड एक्टिव sentences. That's a reason. So here we take some easily rules to identify passive voice and active voice for group of sentences. So let's see here how to identify passive sentences. पैसिव सेंटेंसेस ऑलवेज बी वर्ब, यानी जितने भी पैसिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा बी वर्ब होगी। अब बी वर्ब कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारी बी वर्ब होती हैं। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा ये जो बी वर्ब है हमेशा रहेंगी ही, बिना बी वर्ब के आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर। तो इस तरह से पहचानेंगे पहला कि अगर किसी सेंटेंस में बी वर्ब हैं, कौन कौन सी बी वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, और बीन भी होती है एक बी वर्ब। बी की बी वर्ब क्या होती है, वीन होती है, तो बीन भी आपकी बी वर्ब है। तो वीन, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, अगर ये इनमें से कोई भी बी वर्ब किसी सेंटेंस में है तो वो पैसिव वॉइस होगा। लेकिन केवल इनके होने से भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इनके साथ साथ और क्या होना चाहिए, जो आपकी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यानी बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। क्लियर। एंड ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय एक बाय लेटर होता है, बाय वर्ड होता है। जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप सिंपली सब्जेक्ट बोलते हो, जिसको आप बाद में ऑब्जेक्ट बना देते हो, ऐसा आप बोलते हो, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बाय लेटर बाय वर्ड से फॉलोड होना चाहिए। तो तीन बातें आपको याद रखनी है पैसिव वॉइस जब पहचानेंगे, कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें बी वर्ब होंगी, हमेशा बी वर्ब होंगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी इसके साथ, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो बाय से फॉलोड करेगा। क्लियर। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज। हम न जाने कहीं जहां भी जाते हैं अपने सुविधा के अनुसार हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता हम क्या सेंटेंस बोल रहे हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि देयर पर्पज, अपने पर्पज के अकॉर्डिंग हमारे चार तरह के पर्पज होते हैं, उद्देश्य होते हैं किसी बात को कहने के, रखने के, अपने पक्ष को रखने के। कम्युनिकेशन स्किल्स में खासकर राइटिंग स्किल जो हमारा होता है, और इसको हम वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स में भी इसको यूज़ कर लेते हैं समटाइम्स। तो देखते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर स्पोकन इन आवर डेली लाइफ। रोजाना की जिंदगी में, लाइफ में हम जो है इस तरह के 4 तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं अलग अलग तरीके से। तो पहला सेंटेंस है स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव टाइप्स के सेंटेंस होते हैं जिनको हम ज़्यादातर बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। ये क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं, यानी पता चलता है इनसे देखने में ऐसा लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है
इन सेंटेंस के थ्रू, और ये हमेशा फुल स्टॉप से जो है एंड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, आई गो टू स्कूल एंड आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स। क्लियर? तो आई गो टू स्कूल, इससे क्या पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आई गो टू स्कूल, भाई मैं स्कूल जाता हूँ। क्लियर? आपसे पूछा, आप छोटे बच्चे हो, पार्टी में गए, आपसे पूछा भी आप क्या करते हो, तो आप सीधे बोलोगे आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। या आई स्टडी इन क्लास 3rd 4th 5th 9th 10th, जो भी है, इस तरह से। तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी, तो ये इन्फॉर्मेशन की बात आ रही है यहाँ पर। दूसरा, आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, आपसे किसी ने क्वेश्चन किया या पूछा तो आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दिया इंट्रोडक्शन में कि मैं वेजिटेबल खाना पसंद करता हूँ। इस तरह के जो सेंटेंस है हमेशा फुल स्टॉप से क्लोज किए जाते हैं। और दूसरा आपका जो है, इनसे इन्फॉर्मेशन का बोध होता है, पता चलता है कि इनसे कोई इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। क्लियर? सेकंड टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, जो हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंसेस से क्या पता चलता है कि आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है या आपको किसी से क्वेश्चन करना है, तो आप इस एक तरह का सेंटेंस बोलते हैं, तो वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। वो सारे सेंटेंस क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखे जाते हैं। क्लियर? इन सेंटेंसेस से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं तो सामने वाले को उसका आंसर देना ही होता है, रिप्लाई करना होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन है। क्लियर? ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क, इस तरह के सेंटेंस को हमेशा क्वेश्चन मार्क से हम एंड करते हैं। लास्ट में इसको लगाना जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। दैट्स द रूल्स फॉर राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट हियर वी टेक 2 एग्जांपल्स आर देयर। फर्स्ट वन, डिड यू गो टू स्कूल, मीन्स क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे वाले को आंसर देना ही होगा कि वी डोंट गो टू स्कूल या वी गो टू स्कूल्स। ओके, हम जाते हैं नहीं जाते, आपको आंसर देना ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डू यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल, क्या आप सब्जियां खाना पसंद करते हो, तो उसको आंसर देना ही होगा। क्लियर? यस ऑन दो में। नेक्स्ट टाइप की जो हमारे सेंटेंस हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, इमोशनल, रिएक्शन और एक्सप्लेनेटरी, ये सेंटेंस क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक जॉय, सैडनेस, फियर, वंडर्स ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इस तरह के सेंटेंसेस में दुख, जॉय, इमोशंस, इस तरह के एक्सप्रेसिंग निकल के आती है। इस तरह के सेंटेंसेस को हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करते हैं। हियर वी टेक 2 एग्जांपल्स ऑल्सो। आई केम फर्स्ट इन क्लास, ये देखिए आई केम फर्स्ट इन क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, दैट्स इट जॉय, उसको जॉय हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है कि वो मैं क्लास में फर्स्ट आया। आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, दैट्स अ जॉय, भाई उसने टाइम से ही अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, इसलिए वो, सो दैट इन केस वो ही और सी वाज एक्साइटेड। क्लियर? नेक्स्ट वन, ऑर्डर और इम्परेटिव। भाई हम कभी कभी किसी को ऑर्डर भी करते हैं, कहते हैं लाओ भाई 1 गिलास पानी लाओ, ठीक है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है, शोर मत मचाओ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इनसे लगता है कि ऑर्डर किया जा रहा है हमको, या कमांड की जा रही है, या हम कभी कभी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ गो अवे फ्रॉम हियर, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या लगता है कि हम ऑर्डर, कमांड या एडवाइस की बात जहाँ पर आती है, इस तरह के सेंटेंस जब बोलते हैं, वो सेंटेंस हमारे ऑर्डर और इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, इनको हमेशा फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क्स से भी इनको जो एंड किया जाता है। हियर वी टेक 3 एग्जांपल्स आर देयर। फर्स्ट वन, गो टू कॉलेज टुडे। कोई कह रहा है आपसे कि गो टू कॉलेज टुडे, आज आप स्कूल जाइए। So in that case, in this sentence, this is a describe an order. Okay, ये order को describe कर रहा है, कोई आपसे order कर रहा है या command कर रहा है। Please grant me a leave, ये क्या दर्शा रहा है, ये request कर रहे हो, आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए, आप जो है बार बार अपने क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से कहेंगे प्लीज़ मैम ग्रांट मी ए लीव। तो प्लीज़, तो इस तरह के जो सेंटेंस है रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, ये आपके ऑर्डर या इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट है, ऑलवेज वियर स्वेटर ड्यूरिंग विंटर। भाई ठंड का सीजन होता है, उसमें स्वेटर पहनना कंपलसरी है, अदरवाइज तो ठंड लग जाएगी। सो इन दिस सेंटेंस एडवाइस, ओके, एडवाइस का पता चल रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको सलाह दे रहा है, आपने स्वेटर नहीं पहना है, आपको ठंड लग रही है लेकिन आपने स्वेटर नहीं पहना है, सामने वाला कोई देख रहा है, आपसे कह रहा है प्लीज ऑलवेज वियर स्वेटर ड्यूरिंग विंटर। बाबू
है ना। तो उसको हमें समझ जाना चाहिए कि हमें एडवाइस करा, सलाह कर रहा है कि हमें स्वेटर पहनना चाहिए, ठीक है। और आप भी स्कूल में कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फैशन में आप जो विदाउट ब्लेजर आ जाते हैं, तो आपको प्रिंसिपल मैम जो है असेंबली ग्राउंड में आपको एडवाइस करती हैं कि आपको स्वेटर और ब्लेजर पहनना चाहिए, बिकॉज दैट्स कॉल टुडे। ओके, तो इस तरह से जो सेंटेंस हम बोलते हैं वो एडवाइस का पता चलता है उनसे, और वो इम्परेटिव या ऑर्डर सेंटेंसेस कहलाते हैं। So fine friends, today we have already know about the sentences, different types of sentences according to their purpose we can use our daily life, active and passive sentences, and how to identify active and passive sentences given by the rules. We take already such kind of rules to identify the passive sentence within a group of sentences. Okay, so that in this case I have already learned this in this video lecture, what is sentence and their parts of sentence, subject, verbs and objects are there, clear. So that if you like all these contents in this video lecture, so please like this video and share with your friends, and subscribe my channel, because if I will upload any video, you receive a notification by subscription my channel. If without subscription channel you can't receive any notification for latest video uploadation. Okay, so guys, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, so thanks for all today, have a good day.